ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। पहली बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इश्यूज की एट माइक्रो लेवल। इश्यूज का मतलब प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिकली जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर, जो सबके प्रॉब्लम नहीं है, जो सबकी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है या तो किसी कंज्यूमर की, या किसी प्रोड्यूसर की, या किसी मार्केट की। ऐसे स्टडीज को, ऐसे इकोनॉमिक स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स डील्स विथ इश्यूज, प्रॉब्लम्स। हम बात तो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की कि हमको किसी इशू या किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम है किसकी? क्या वो पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है? नहीं। अगर पूरी कंट्री की है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, किसी कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंज्यूमर की प्रॉब्लम है। क्यों है प्रॉब्लम? पहले तो ये बताओ सर, प्रॉब्लम की वजह क्या है? तो प्रॉब्लम की वजह है, मेन वजह हमारे इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम की क्या होती है, क्या रीजन क्या होता है? वो होता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। अब जैसे कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर के पास क्या है? इनकम की प्रॉब्लम। कंज्यूमर की इनकम जो है वो लिमिटेड है। अगर ये लिमिटेड ना होकर अनलिमिटेड होती तो क्या फिर ये कोई प्रॉब्लम होती? नहीं। तो डिमांड चैप्टर भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर को हम समझ पाए। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ व्हाट? कंज्यूमर बिहेवियर। कि कंज्यूमर जिसकी इनकम लिमिटेड है वो डिमांड के साथ कैसे बिहेव करेगा, या डिमांड पर उसकी इनकम का, उसकी प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस चीज की स्टडी करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, थियरी ऑफ डिमांड। ठीक है? ताकि ताकि कोई प्रोड्यूसर जब कोई डिसीजन ले, लाइक अपनी प्राइस के बारे में कोई डिसीजन ले, तो वो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ के। ऐसे नहीं आपने कुछ भी प्राइस बढ़ा दी या घटा दी और आपका कंज्यूमर उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने इस चीज की स्टडी ही नहीं करी कि क्या कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस पर रिएक्ट करता है या नहीं। तो पहले आपको हमेशा कंज्यूमर के बिहेवियर की क्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या चाहता है? अब मैंने कंज्यूमर की बिहेवियर की जो है स्टडी करी, तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि कंज्यूमर कह रहा है मेरे रिसोर्सेस स्केयर है और मेरे पास जो इनकम है वो लिमिटेड है। लिमिटेड इनकम के साथ साथ मेरी वांट जो है वो तो अनलिमिटेड है। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं, मेरी इच्छाएं बहुत है। क्योंकि डिमांड का मतलब क्या है पता आपको? डिमांड का मतलब होता क्या है? क्या आप खरीद रहे हो वो डिमांड है, या क्या आप खरीदना चाहते हो वो डिमांड है। जो आप खरीदना चाहते हो, द विश टू बाय, डिमांड मीन्स व्हाट? विश टू बाय। आप क्या खरीदना चाहते हो, दैट इज योर डिमांड। सर मैंने ये खरीद लिया, तो ये आपकी डिमांड नहीं है, वो तो आपकी परचेज हो गई। इज दैट क्लियर? अब कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपनी डिमांड बताता है कि सर मान लो अगर
जैसे मान लो आप मार्केट से बनाना खरीदने गए, ठीक है, बनाना की जो प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज प्राइस और कंज्यूमर की डिमांड। कंज्यूमर कहता है कि सर अगर प्राइस 30 रुपीज पर केजी है तो मैं 1 केजी ही खरीदूंगा, ठीक है। अगर प्राइस 40 रुपीज पर केजी है तो मुझे आज महंगी लग रही है, मैं आधा किलो ही खरीदूंगा, 500 ग्राम्स। और अगर सर प्राइस 20 रुपीज केजी हुआ ना तो मैं 2 केजी खरीदूंगा, सुबह भी खाऊंगा शाम को भी खाऊंगा, खुद भी खाऊंगा दूसरों को भी खिलाऊंगा। क्या ये कस्टमर का बिहेवियर है, कंज्यूमर का है कि नहीं? कंज्यूमर, अच्छा कंज्यूमर कंज्यूमर मत बोलो, बायर बोलो, ज्यादा बेटर, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बायर कंज्यूमर और हर कंज्यूमर जो है वो बाय करे, उसके बिहाफ पर कोई और भी खरीद सकता है। आप पापा खरीद के आगे बच्चे में चले गए तो यहाँ बच्चा कौन है? कंज्यूमर, और पापा कौन है? बायर, ठीक है। सो द बेस्ट वर्ड इज बायर, हम बायर यूज करें। तो मुझे बताओ क्या कहीं ना कहीं इसकी स्टडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए? चलो एक एग्जांपल और देते हैं। मैं एक बार सब्जी लेने गया, ठीक है, सुनना ध्यान से। अपन देखो मार्केट जाते हैं तो प्रैक्टिकली बात भी होनी चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई भी तो काम आनी चाहिए ना, तो एप्लीकेशन भी देखना चाहिए कैसे हो रहा है। तो मान लो मैं गया प्याज लेने, ओनियन, ओनियन लेने गए साहब। सब्जी वाले से पूछा भैया ओनियन का भाव बताओ। सब्जी वाले ने सीधा काउंटर मारा। सब्जी वाला बोलता है 1 केजी खरीदोगे, 1 केजी खरीदोगे तो 40 रुपए, 2 केजी खरीदोगे तो 60 रुपए। क्यों? क्योंकि उस कंज्यूमर की स्टडी करके बैठा है, उसको पता है भैया 1 किलो का भाव बताओ, मतलब तू 1 किलो खरीदने आया है, अब उसे ज्यादा कैसे बेचे? जो कंज्यूमर 1 किलो प्याज खरीदने आया है उसको ज्यादा कैसे बेचोगे? इसको डेफिनेटली अगर वो ज्यादा बेच रहा है, ज्यादा बेच रहा है तो थोड़ी प्राइस तो उसे कम करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस प्राइस। आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास चैप्टर है प्रोड्यूसर की स्टडी। अभी हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं ना। एक फेज के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे किसकी, 4 से 5 चैप्टर प्रोड्यूसर के ऊपर। हम प्रोड्यूसर की स्टडी करें। देखो प्रोड्यूसर क्या कहता है कि भैया, या मार्केट क्या कहता है कि अगर आप ज्यादा बेचना चाहते हो तो आपको अपनी प्राइस क्या करनी, कम करनी। अब ऐसा हो सकता है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हो सकता है इसका प्याज खराब होने वाला हो, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल समझते हो, जिसकी एक शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, बेकार हो जाएगा सर, मैं चाहता हूं जल्द से जल्द निकले। तो मुझे समझ में आ गया कि खरीदने जो 1 किलो आया उसको 2 किलो बेचने के लिए मुझे प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी। अच्छा केवल कारण ये नहीं है इसके पीछे, इसके पीछे एक कारण और है। आप अब बायर क्या बोलता है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बायर बोलता है यार मैं खरीदने 1 केजी आया हूं तो मुझे 40 रुपए का क्यों लगा रहा है, 30 का लगा दे, 2 केजी 60 का दे रहा है। तो बायर तो ये बोलेगा, बायर क्या चाहेगा, मुझे तो 1 केजी 30 का लगा दे। बोले नहीं भैया ये ऑफर है आपके लिए, क्योंकि आपकी नीड 1 केजी की है, मैं 40 में भी बेचूंगा तो तुम खरीदोगे, लेकिन तुम्हारी नीड 2 केजी नहीं है, ये मैं जानता हूं। वो तुम्हें बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा।
प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी, क्योंकि भैया इसके पीछे एक और, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, तुम्हें तो पता है, एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद है क्या? मतलब बता देता हूँ मैं आपको, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। ये एक अगेन एक लॉ है, और अगेन वही बायर कंज्यूमर के बिहेवियर पर बना हुआ है। ये लॉ कहता है सीधी सी बात कि जैसे जैसे किसी चीज की तुम ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हो, खरीदते नहीं हो, कंज्यूम करते हो, कंज्यूमर की बात कर रहा है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे हमने उनको एग्जांपल दिया, मान लो आप गोलगप्पा खाने गए, है कि नहीं, पहला गोलगप्पा खाया, आपको भूख लग रही थी, बहुत मजा आएगा, अरे वाह सर स्वाद है, दूसरा खाओगे तो पहले जितना मजा नहीं आएगा, चाहे गोलगप्पे का साइज सेम, क्या उसके अंदर जो पानी है मसाला है वो भी सेम, क्या खिलाने वाले भैया भी सेम, लेकिन स्वाद में कमी आई, क्योंकि मेरी जो वांट थी वो क्या हो गई, तीसरा खाऊंगा और कम हो जाएगी, चौथा खाऊंगा। यही स्टडी कंज्यूमर की करके, बायर की करके, प्याज वाले भैया ने ऑफर मारा है, उसको पता है कि भैया 1 किलो प्याज से इसकी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है वो हो जाएगा, और अगर मैं 2 किलो बेचूंगा तो इसका जो सेटिस्फेक्शन है लेवल वो गिरेगा। 1 किलो प्याज से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे किलो, एक और किलो प्याज से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पहले से क्या होगा, कम। मान लो प्याज एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट जाके कंज्यूम करेगा, 1 किलो की जगह अगर 2 किलो खा लेगा, तो मिलने वाली यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन, आपकी वांट अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो 1 किलो से जो यूटिलिटी मिलेगी, अगले 1 किलो और किलो से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे गोलगप्पा खाने पर पहले गोलगप्पा खाने में मजा आया, दूसरे से कम मिल जाएगी। तो ज्यादा बेचने के लिए, प्याज वाले भैया ये बात जानते हैं कि ज्यादा बेचना है तो इसको ऑफर देना पड़ेगा, समझ आ रही है बात की? इसलिए सामने वाला जब भी आपको इस तरह का ऑफर दे रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि जो चीज वो बेच रहा है, तो पता है कि जितना कस्टमर ले रहा है ना, उसकी यूटिलिटी, उसकी वांट तो इतने में सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेकिन मुझे ज्यादा बेचना है, तो कस्टमर बोलेगा यार चलो 1 किलो 40 का या 2 किलो 80 रुपए का, अगर आप बोलो भाई 1 किलो 40 का, 2 किलो 80 रुपए का, अगर आप नॉर्मल बात करें, तो बाहर क्या बोलेगा, यार मेरी जरूरत तो 1 किलो ही है, और मैं तुझसे 2 किलो खरीद ही लूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरी वांट तो 1 किलो में सेटिस्फाइड हो जाएगी, अगले दूसरे केजी के लिए जो मेरी वांट है, या मेरी जो मुझे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो कम हो जाएगा, तो मैं उसके लिए पेमेंट भी कम करना चाहूँ। तो कहीं ना कहीं ये लॉ भी इसके पीछे काम करता है, समझ रहे? तो आपने अब तक की बात हमने जो करी, इसमें आपने क्या समझा कि ये चैप्टर, ये टॉपिक कंज्यूमर की बिहेवियर की स्टडी है, या बायर के बिहेवियर की, इज दैट क्लियर? तो अब हमने शुरुआत की थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एट माइक्रो लेवल, मतलब स्मॉल लेवल, मतलब इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में आज हम पढ़ रहे हैं किसकी थ्योरी, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की थ्योरी में हमने टॉपिक क्या लिया, उसकी डिमांड। डिमांड का मतलब क्या, डिमांड का मतलब जो वो खरीद रहा है वो, या वो खरीदना चाहता है वो, जो वो खरीदना चाहता है, विश टू बाय। अब जो वो खरीदना चाहता है, उसको खरीदने के लिए प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों सोचना पड़ रहा है, खरीदने के लिए सोचना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। और रिसोर्स का मतलब क्या, उसकी इनकम। लिमिटेड रिसोर्स है, वांट अनलिमिटेड है, इसलिए उसे सोचना पड़ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब अगर आगे बात करें, तो थियरी ऑफ डिमांड क्या कहती है? थियरी ऑफ डिमांड कहती है
कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज नेगेटिवली या इनवर्सली related. That is, price if increased of a commodity the consumer will buy less quantity, means demand will get fall. डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी. एंड इफ प्राइस rises, its demand his demand will increase or decrease. His demand will decrease. समझ गए? तो ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में कहा गया है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर प्राइस एंड डिमांड जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है. मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बढ़े या दोनों घटे साथ साथ. एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, कम होगा. तो ये है थियरी ऑफ डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट. एंड डिमांड इज व्हाट, द विश टू बाय. ठीक है. अब इसको अगर हम समझे एक एग्जांपल के साथ, हो गया. एक एग्जांपल ले लें. जैसे सपोज करो एक कंज्यूमर की मैं आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांड बताता हूं. फॉर एग्जांपल अगर सपोज प्राइस है 10 रुपीज, तो कंज्यूमर की डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, सपोज डिमांड कर रहा है 5. प्राइस घटकर 9 हो जाती है, वो डिमांड बढ़ा देता है 8. प्राइस घटकर 8 हो जाती है, वो डिमांड बढ़ा देता है सपोज 10. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको लिखवाया ना, इसे पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नॉट डिमांड ओनली, इट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड. क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है, व्हाट अ कंज्यूमर विल बाय, wish to buy at a particular price. If the price is 10, his desire to buy is 5. If price is 9, his desire to buy is 8 quantity of that commodity. So it is called not only demand, it is called quantity demand. So whenever we talk about quantity demand, we will talk it with relation to price. Price के साथ बोलना है उसको. ठीक है. और जब उसको आप प्राइस के रिलेशन में नहीं बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतनी डिमांड होगी, तो फिर वो केवल डिमांड है, प्राइस या क्वांटिटी डिमांड नहीं है. अच्छा, अब मैं इस चीज को, अगर ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, इसको मैं एक स्केड्यूल को एक ग्राफ पर लेकर आऊं. दोबारा लिख देता हूं.
प्राइस थी और क्वांटिटी डिमांड थी, क्या क्या थी? 10 पर थी 5, 9 पर थी 8 और 8 पर थी 10। ठीक है, अब यहां से हम इसको एक ग्राफ पर बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां हमेशा हम क्या लेंगे? क्वांटिटी, और यहां लेंगे हमेशा हम प्राइस। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी हमारे पास हम ले रहे हैं 10, 9, 8। तो यहाँ ले लेते हैं, सपोज हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, जरूरी नहीं प्राइस भी है तो आप दो दो का गैप भी ले सकते हो। सपोज आपने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, चलो बताओ, जब प्राइस थी 10, डिमांड कितनी थी? ये पॉइंट यहां है। सही है, थोड़ा और सेंटर में ले लें, तो ये डिमांड है। जब प्राइस है 9, तो डिमांड क्या है? 8। सही है, जब प्राइस है 8, थोड़ा सा ऊपर ले लें, यहां ले लेते हैं, प्राइस है 9 और डिमांड है। ठीक है, अब जब प्राइस है 8, 8 तो डिमांड क्या है? ये कुछ ऐसा स्लोप बन रहा है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड फ्लो कर, स्लोप जो है वो क्या है? डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, जो बनाया हमने कर्व, इसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है। अब डाउनवर्ड होने का क्या कारण है? डाउनवर्ड क्यों है स्लोप? क्योंकि देखो, इकोनॉमिक्स का सीधा सा बेसिक समझ लो, जब ग्राफ पर दो चीजें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली नेगेटिवली रिलेटेड है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दोनों साथ साथ नहीं बढ़ सकते, दोनों साथ साथ नहीं घट सकते, तो उस केस में जो डिमांड कर्व है, जो कर्व है, वो हमेशा कैसा स्लोप करेगा? डाउनवर्ड स्लोप। और जब इनके बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब ये भी बढ़े ये भी बढ़े, तो कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप। तो अभी क्या कर रहा है? डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व है हमारा। हाँ, जब भी लगे, आपने तो पीपीसी पढ़ा हुआ है ना, आपने आईसी कर्व भी पढ़ा हुआ है, तो आपको ध्यान होगा सब में ही नेगेटिव रिलेशन है। एक चीज बढ़ती है तब जाके दूसरी चीज घटती है। ठीक है, या घटती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, तो स्लोप डाउनवर्ड है। स्लोप डाउनवर्ड है क्यों? कारण सीधा सा है, बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर। बोलो बात समझ में कि नहीं? कोई डाउट? अब हम जो बात कर रहे हैं इसमें कई स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं, सर आप जो बात कह रहे हो समझ में तो आ रही है, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो आप हमेशा ये कहना चाह रहे हो कि प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी,
या प्राइस घटने पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी घटेगी, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन सर कुछ केसेस में आपको बता देता हूं ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो केस क्या है देखो, अब इसके लिए भी एक बनाया गया है लॉ ऑफ डिमांड इस चैप्टर। क्या बनाया गया है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ क्लेरिफाई कर देता है उस कंफ्यूजन को। लॉ मतलब है रूल बना दिया सिंपल सा। लॉ ये कहता है व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जब अदर थिंग्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। प्राइस इज इनवर्सली या नेगेटिवली related with quantity demand of a commodity। मतलब वही प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगी। यही बात लॉ ऑफ डिमांड भी कह रहा है, सेम जो भी हमने पहले करी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ने एक लाइन ऐड करके चीजों को और क्लेरिफाई कर दिया। क्या? व्हेन अदर थिंग्स रिमेन, वो बोल रहे हैं कुछ अदर फैक्टर्स हो सकते हैं दैट विल प्ले देयर रोल बट कीप देम कांस्टेंट। ये मान के चलना कि उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि अब मुद्दा आएगा, जैसे कि मैं अब आपको अदर थिंग्स बता रहा हूं, अदर थिंग्स बोल दो या अदर फैक्टर्स बोल दो जो आपकी डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अफेक्टिंग व्हाट? डिमांड। सर इनकम ऑफ बायर, सर मान लो लोगों की इनकम बढ़ गई तो सर प्राइस बढ़ने के बाद भी हो सकता है उसकी डिमांड कम ना, जैसे आजकल के मार्केट में है। सर लोगों की महंगाई तो बढ़ी है, प्राइसेस भी बढ़ी हैं, तो क्या लोगों की डिमांड कम हो गई है? और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस अब मेन रोल प्ले नहीं कर रही है। कौन कर रहा है? इनकम। तो इनकम एक फैक्टर हो सकता है। तो वहां आपका लॉ फेल हो गया। आप तो चिल्ला चिल्ला के रहते प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है। सर प्राइस नहीं घटी फिर भी डिमांड बढ़ गई। लो, वो कंज्यूमर जो पहले 40 रुपए किलो का 1 किलो प्याज खरीद रहा था वो तब 2-2 किलो खरीद रहा है, 80 रुपए दे रहा है, खुशी खुशी दे रहा है। क्यों? इनकम बढ़ गई। पहले वो एक सब्जी खाता था, अब 2-2 सब्जी खाता। अब बोलो 2 किलो प्याज चाहिए। इसलिए इनकम कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी किसको? डिमांड। इसलिए लोग कह रहा है इसको शांत रखना, कांस्टेंट रखना। अगर ये कांस्टेंट नहीं हुई तो मेरी बात तो फेल हो जाएगी। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसकी प्राइस। अब रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड गुड्स मतलब होता है आपका या तो ऐसा गुड्स है जो आपका सब्स्टिट्यूट है या फिर वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब सर ये क्या होता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो दूसरे गुड्स की जगह इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है। सर कोक नहीं मिली, थम्सअप पी ली। सर माजा नहीं मिली, स्लाइस पी ली। सर टाइगर बिस्किट नहीं मिला, पार्ले जी खा लिया। पार्ले जी नहीं मिला, टाइगर खा लिया, क्योंकि ग्लूकोज बिस्किट है दोनों। तो सोचिए अगर कोई गुड्स आपका सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट समझ रहे हो कि आपकी जगह वो भी क्या हो सकता है? इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हो? उनको आप यूज कर सकते हो। तो आप जो है, आप बताइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपकी बुक में एक बहुत पुराना
थोड़ा का एग्जाम्पल है, जैसे टी एंड कॉफी, है ना, ये थोड़ा अगला एग्जाम्पल है, मतलब बुकों में पुराना चलता आ रहा है। इसकी जगह हम बहुत सारे और भी ले सकते हैं, हम ट्यूबलाइट एलईडी ले सकते हैं, ठीक है। टी एंड कॉफी सर, बताइए, अगर सपोज करूं टी की प्राइस, टी की प्राइस बढ़ गई, है ना, तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग गए। लोगों ने क्या पीना स्टार्ट कर दिया, तो कॉफी की डिमांड तो फ्री फंड में बैठे बैठे बढ़ गई, जबकि कॉफी ने बोला हमने तो प्राइस हिलाई नहीं, हमारी प्राइस तो भी क्या है, सेम है, हमने तो कोई प्राइस नहीं घटाई, हमने तो कोई प्राइस नहीं बढ़ाई, फिर हमारी डिमांड कैसे बढ़ गई, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, महंगा हो। तो मुझे बताओ, यहां पर भी लॉ फेल हो गया। लॉ तो क्या कह रहा है, आपकी प्राइस घटने पर आपकी डिमांड, अरे डिमांड तो मेरी वैसे ही बढ़ गई यार, कॉफी की तो प्राइस कुछ हुई नहीं, फिर भी उसकी डिमांड क्या हो गई, बिना प्राइस के चेंज हुए हो गई। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट का एक छोटा सा एग्जांपल है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज होता है, इंक एंड पेन विच कैन बी यूज्ड विथ ईच अदर, है ना, विच कैन बी यूज्ड टुगेदर। कार पेट्रोल, ये भी बुक का पुराना लगा एग्जांपल है कि सर मान लो पेट इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार इज कैन बी सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट में जा सकता है, ठीक है। डीजल कार एंड पेट्रोल कार सब्स्टिट्यूट में जा सकता है, कार और पेट्रोल सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर प्राइस पेट्रोल की बढ़ गई तो बेचारी कार की क्या गलती थी, लेकिन फिर भी कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। कार बोल रही मैंने तो प्राइस बढ़ाई ही नहीं, मेरी डिमांड क्यों कम हो गई, क्योंकि भाई तेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया, महंगा हो। तो क्या रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करती है, जी हाँ करती है। क्या आपके प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपका रिलेटेड गुड्स जो है उसकी प्राइस में चेंज अगर हो गया तो वो आपकी डिमांड को क्या कर देगा, अफेक्ट कर। और भी फैक्टर्स हैं जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपका किसी चीज के ऊपर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बैठ गया, अपने को तो यही पसंद है सर, मैं तो यही डीओ लगाऊंगा, मैं तो यही क्रीम लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी, तो मुझे बताओ उसकी प्राइस आपको अफेक्ट करेगी क्या, नहीं सर। क्यों, क्योंकि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ चला, तो प्राइस अफेक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही किसी चीज की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या, अगर आपको लगता है कि उस चीज की फ्यूचर में आने वाले मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है, बढ़ेगी, जैसे शादियों का सीजन आने से पहले ही लोग सोना खरीदने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है शादी के सीजन में सोना महंगा मिलेगा, उस टाइम डिमांड ज्यादा, लोग पहले ही डिमांड बढ़ा देते। तो मुझे बताओ, प्राइस सोने की तो कम भी नहीं हुई, फिर भी उसकी डिमांड क्या होने लग गई, बढ़ने लगी, क्यों, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन थी। जैसे अभी अपना अपने मार्केट में सोना 90,000 तक पहुंच गया, अब लोगों को उम्मीद है ये 1 लाख तक जाएगा, तो अभी भी वो क्या कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है, और इस वजह से सोने की प्राइस और बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिमांड उसकी कमी नहीं हो रही, डिमांड लोग 97 98,000 में भी खरीद रहे हैं आज, हमारी बात। हाँ, सीजन है, महंगे हो, तो प्राइस में चेंज नहीं हुआ, फिर भी आपकी डिमांड में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दीज फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड,
विदाउट प्राइस। तो प्राइस तो एक फैक्टर है ही अपने आप में जो डिमांड को अफेक्ट करता है, लेकिन ये अदर फैक्टर्स भी हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, जब मेरी बात कर रहा हूं मैं, प्राइस की बात कर रहा हूं, तो इन सबको क्या रखना, कांस्टेंट, कि ना तो कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज हुआ, ना सब जो रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस में चेंज हुआ, ना टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज हुआ, ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज हुआ, तब तो भैया अपन अप्लाई हो जाएंगे, अदरवाइज अपन अप्लाई नहीं। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए लेते हैं इतना ही। ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू चैप्टर थियरी ऑफ डिमांड। लेकिन मैंने लगभग आपको आधे से ज्यादा चैप्टर कवर अप करा दिया। चलो बाकी लेंगे कल, ठीक है।